तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। क्लास स्टार्ट करें हर दिन की तरह। शाम की चाय से या शाम का इसको क्या कहें, पकोड़े समोसे। 3 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन हम लोग हमेशा करते रहते हैं और नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तैयार है सब क्वेश्चन के लिए। वन ऑफ द मोस्ट important factor, one of the most important factor that contribute to man's success is his sincerity. और डी नोयर, ए बी सी और डी। सेकंड क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फ्रेंड is returning to India from the USA। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। और थर्ड है, सबको जय हिंद मेरे तरफ से, सबको जय हिंद मेरे तरफ से। unless you are careful, you are bound to make mistake in your life। ए कभी कभी इसमें बी सी डी नो एरर। ये मैंने जानबूझ के कर दिया ई तक, आता आपको डी है, जानबूझ के मैंने लिख दिया। ओके, 2 का सी, जय हिंद सबको, जय हिंद सबको, गुड इवनिंग। सबने जवाब देना शुरू कर दिया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं बार बार कहता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आए हैं, इस बात का ध्यान रखना। जितने क्वेश्चंस मैंने पूछा है सारे हमेशा, और मेरी एक कोशिश है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक के साथ आपको, हर टॉपिक के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि, या मैं सोच के मैं कर ही रहा हूँ, यही सोचना तो सोचते हैं वो अलग बात है, हम लोग तो कर रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को खत्म कर दें। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे कम से कम उसकी तो प्रैक्टिस हो जाए। प्रीवियस ईयर के पूछे हुए किसी टॉपिक से ओरिजिनल क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, 100, 150, इतना ही तो होंगे। 50 क्वेश्चन एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया जो ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे। अपने मन से हम क्वेश्चन बनाते हैं वो अलग बात है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है, वन ऑफ, ये तो हमेशा, ये तो अब याद देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वन ऑफ अगर पूछा है तो क्या कहना चाह रहा हूं। वन ऑफ जैसे तो ये ध्यान में रखना कि अगला नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, प्लूरल होगा।
लेकिन एक बात मैं बताऊंगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई स्टूडेंट को कई बच्चे टीचर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, और शॉर्ट ट्रिक ये बताते हैं जैसे कि दैट वैट हो ना, दैट वैट, तो उसके पहले जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब चलता है। ऐसा क्या कि लोग बहुत बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा होता है, जब प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा तो उसमें ऐसा होता है। तो ये चीज जो ध्यान में रखते हैं वो देखते हैं अरे दैट है, दैट के पहले फैक्टर है और कंट्रीब्यूट में तो एस और एस कुछ लगा नहीं, तो इसका मतलब क्या, फैक्टर क्या है, सिंगुलर है, तो कंट्रीब्यूट में एस लगा दो। ऐसे कई लोग करते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का रूल यही होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो एंटीसीडेंट है, जो हु रहता है, व्हिच रहता है, दैट रहता है, उसके ठीक पहले जो नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब चलता है। तो इस रूल के हिसाब से फैक्टर सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट है, क्या हुआ तो लोग कंट्रीब्यूट किस में गलती करके, बी में गलती करके चले जाते हैं, उनको लगता है बिल्कुल सही किया, और इसी बात का वो फायदा उठा रहा है। अगर ये वर्ड ही गलत हो जाए, यानी दैट के पहले जो एंटीसीडेंट आया है अगर वही गलत हो, तब क्या करेंगे? इस बात की क्या गारंटी कि दैट के पहले जो एंटीसीडेंट आया वो सही हो? तो इसी से गेम, मतलब जहां हम लॉजिक, मतलब एग्जाम वाले को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं या फिक्स पैटर्न पे जाते हैं, वो हमारे मेंटलिटी के साथ गेम खेल सकता है। तो यहाँ वन ऑफ तो अपने आप क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये क्या होना चाहिए, फैक्टर्स, और जैसे ये फैक्टर्स हुआ तो दैट के पहले प्लूरल नाउन, ये अपने आप सही हो गया, मतलब इसको फैक्टर्स करते ही अपने आप सही हो गया। तो अगर जिस जिस आधार पे आप डिसीजन लेने जा रहे हैं वो आधार ही अगर आपका गलत हो जाए, उस आधार को ही क्या करे लोग गलत कर दे, तब क्या करेंगे? तब समस्या हो जाएगी। ध्यान रखना है इस बात को। हाँ, सबका जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2 का ए, 3 का सी, 1 का ए। तो ये फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ए में क्या होगा, फैक्टर्स। सेकंड में क्या है कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ये भी वही सेम, मैंने कहा कई बार रिपीट किया, वन ऑफ माय फ्रेंड की जगह क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स। कि जहां वन ऑफ लिखा तो ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि वन ऑफ के बाद एकदम, अब ये कई बार क्वेश्चन पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, और ये फिक्स कर लिए दिमाग में कि वन ऑफ के बाद आपको एक बार नाउन चेक करना ही है, इससे गलती आएगा। और वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि जब तक एक से अधिक नहीं होगा तब तक उसमें से किसी एक की बात कर ही नहीं सकते। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और सी में क्या करते हैं, सी में जरा बताइए, थर्ड के क्वेश्चन बताइए। थर्ड का ए बता रहे हैं, थर्ड का सी बता रहे हैं, थर्ड का ए, यानी थर्ड के कई आंसर बता रहे हैं, सबने अलग अलग आंसर बता रखा है। थर्ड के सबने अलग अलग आंसर बता रखे हैं, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं थर्ड। तो अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। और इसमें क्या समझना है कि जैसे इसका सेंटेंस का क्या मतलब है कि अगर तुम सावधान नहीं हो, अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुमसे अपनी जिंदगी में गलती होगी। यू आर बाउंड टू मेक, बाउंड टू का मतलब एकदम होना ही होना, जो होना लगभग तय है, तो कहते हैं बाउंड टू। तो अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुमसे गलती होगी ही होगी, अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुमसे गलती होगी ही होगी तुम्हारे लाइफ में। अब देखिए यहाँ गलती क्या किया, मिस्टेक। मिस्टेक क्या है, काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन, इसको हम गिन सकते हैं। और रूल क्या कहता है कि जो भी काउंटेबल नाउन इसको हम गिन सकते हैं वो या तो एक होगा या फिर एक से अधिक होगा। तो गलती तो गिनने लायक नाउन है ना, तो गलती अगर हमने किया तो गलती या तो एक होगा या फिर एक से अधिक होगा। आवाज ठीक से आ रही है ना? या तो गलती एक होगा या एक से अधिक होगा। अगर उसने कई गलती की है तो मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स, या फिर एक गलती की बात करें तो ए, यानी या तो इसमें ए मिस्टेक लिखना चाहिए या मिस्टेक्स लिखना चाहिए। गलती तो काउंटेबल नाउन है ना, तो बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। क्या कह रहा है कि अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक और मेक मिस्टेक्स इन योर लाइफ। कि अगर आप सफल, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी जिंदगी में गलती करेंगे। यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक इन योर लाइफ, ये LIFE है, ये LIFE, बाउंड टू मेक ए मिस्टेक इन योर लाइफ। एक गलती यानी कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए, या तो मेक अ मिस्टेक होना चाहिए या फिर मेक मिस्टेक। अगर आप याद भी करेंगे तो मेक अ मिस्टेक होता है, ध्यान आपने दिया। गलती करना का जो इंग्लिश होता है मेक अ मिस्टेक, मेक मिस्टेक नहीं होता। लोग आर्टिकल का ध्यान नहीं रखते और ऐसे बोल देते हैं। अगर कहीं भी बुक में पढ़ेंगे गलती करना इंग्लिश, तो मेक मिस्टेक कहीं नहीं लिखा रहता है, हमेशा लिखा रहता है मेक ए मिस्टेक। मेक, कहीं भी आप याद करके देखिएगा, कहीं पे ईडीएम में कभी कभी आता है तो गलती करना, उसकी मतलब मेक ए मिस्टेक, मेक ए मिस्टेक या फिर मेक मिस्टेक्स। और हम लोग इस बात का ध्यान रखते नहीं, अपने मन से मेक मिस्टेक मेक मिस्टेक मेक मिस्टेक मेक मिस्टेक करते रहते हैं। तो मेक मिस्टेक कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो या तो होगा मेक ए मिस्टेक, मेक ए मिस्टेक,
या मेक मिस्टेक्स, मेक ए मिस्टेक या मेक मिस्टेक्स, दो में से एक चीज का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं नाउन ऑफ कलेक्शन पे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था। अगर नाउन ऑफ कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन, अगर जितनी चीजें नाउन में हमने पढ़ी उन सब को अगर हम ध्यान में रखें, उन सारी बातों को ध्यान में रखें, तो पता ये चलता है कि नाउन की जो गलती होनी है, किसी भी नाउन की जो गलती होनी है, वो 3 या 4 तरह की होनी है। और यही चीज आपको अब नाउन देखते, अगर नाउन पहचान गए तो आप यही चीज आपको लगाना है कंक्लूजन। क्योंकि 2 नाउन हमने पढ़ लिया, तो 2 नाउन पढ़कर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 नाउन में हमने ये पढ़ा, पिछले 2 नाउन में, कि एरर कैसा आता है। तो एरर ये आता है कि जिस नाउन के साथ आर्टिकल लगना चाहिए वो आर्टिकल लगाता ही नहीं है। एक तरह का ये गलती हुआ, यानी आर्टिकल लगाना चाहिए, आर्टिकल छोड़ देता है। दूसरी गलती क्या करता है कि नाउन को होना चाहिए प्लूरल, वो लिख देता है सिंगुलर, या होना चाहिए सिंगुलर, वो बना देता है प्लूरल। दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती क्या करता है कि जिस नाउन को सिंगुलर वर्ब चाहिए उसको प्लूरल वर्ब कर देता है, जिसको प्लूरल वर्ब चाहिए उसको सिंगुलर वर्ब कर देता है। तो कहीं भी नाउन है, इसी सेंटेंस में अगर हमने नाउन पहचाना, तो हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि जो नाउन है उस नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल ठीक से हुआ क्या, उस नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल ठीक से हुआ क्या। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उस नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ठीक से इस्तेमाल हुआ क्या, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ठीक से इस्तेमाल हुआ क्या। और फिर तीसरी बात यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उस नाउन का वर्ब ठीक से इस्तेमाल हुआ कि नहीं। अगर ये 3 चीज हम ढूंढने लगेंगे, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब कॉमन एरर का कोई सेंटेंस आता है तो हम लोग सेंटेंस का मीनिंग निकालने लगते हैं, सोचते हैं कि पहले मीनिंग निकाल लें और मीनिंग निकालने के बाद एरर निकालेंगे। ऐसा नहीं है, मीनिंग की तरफ जाना आखिरी ऑप्शन है। मीनिंग की तरफ जाने से पहले जो वर्ड यूज हुआ है उसमें देखिए कि वर्ड सही तरीके से यूज हुआ है कि नहीं, और वर्ड सही तरीके से यूज हुआ कि नहीं, ऐसे देखने के लिए हमें वर्ड्स को पहचानना आना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो बात बनेगी। और भी गलती नाउन से रिलेटेड होता है, फिर उसके लिए अलग टॉपिक है। अगर नाउन टॉपिक ही है, अगर नाउन है तो इसका मतलब नाउन से रिलेटेड गलती कहाँ हो सकती है, प्रोनाउन में हो सकती है। अगर नाउन है तो फिर कहीं ना कहीं प्रोनाउन भी होगा, और नाउन है तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव भी होगा। नाउन है तो प्रोनाउन भी होगा, और नाउन है तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव भी होगा। तो इस दोनों गलती की चर्चा मैंने अभी इसलिए नहीं की कि इसके लिए तो अलग चैप्टर ही है, प्रोनाउन चैप्टर ही, एडजेक्टिव चैप्टर ही, इसलिए उसकी बात मैंने नहीं कही। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कलेक्टिव नाउन। अब हमें देखना है कि कलेक्टिव नाउन के जो सैलिएंट फीचर्स है उसके यूज करने के कंडीशन क्या। तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी यही होना होगा। कलेक्टिव नाउन का आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर प्लूरल वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, और कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होगा या नहीं, ये बात होगी। और फिर इसके कोई एक्सेप्शनल केसेस है क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो कलेक्टिव नाउन में बेसिकली जो है, कलेक्टिव नाउन में खास करके बेसिकली हमारे लिए 5 गोल्डन रूल्स, कलेक्टिव नाउन के भी हमारे लिए 5 गोल्डन रूल्स हैं, 5 बेहतरीन रूल्स हैं जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर हम आराम से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद अ नाउन ऑफ कलेक्शन। मतलब जैसा प्रॉपर नाउन का कंडीशन था उसी तरह का कंडीशन आ रहा है कि सिंपली अगर आपने पहचान लिया कि कोई कलेक्टिव नाउन है तो उस कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे सपोज करो, लिख लिया हिंदी, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद नाउन ऑफ कलेक्शन, मतलब कलेक्टिव नाउन। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद अ नाउन ऑफ कलेक्शन, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद अ नाउन ऑफ कलेक्शन। हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिखेंगे कि नाउन ऑफ कलेक्शन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, नाउन ऑफ कलेक्शन के साथ या कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, नाउन ऑफ कलेक्शन के साथ या कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते।
लिख लिया हिंदी में कि नाउन ऑफ कलेक्शन के साथ या कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नाउन ऑफ कलेक्शन के साथ या कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अब जैसे हम सपोज को सेंटेंस में लिख दिया, देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड, देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड, कि सड़क पर, रोड पर भीड़ है, रोड पे सड़क पर भीड़ है, देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड। तो ये सेंटेंस सीधा गलत हो गया, क्योंकि क्राउड क्या है, भीड़ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन को आर्टिकल बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, ये गलत हो गया। या सेंटेंस हम इस देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड ये लिखा, या दूसरा कोई सेंटेंस हमने बनाया, दूसरा कोई सेंटेंस हमने बनाया, दूसरे के सेंटेंस की बात करें हम लोग, हाँ बी बिल्कुल सही है, बी, बी में गलती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी, कि ये क्राउड लिखने की जरूरत नहीं है। हमने सेंटेंस ऐसा कुछ बना लिया कि इंडिया हैज एन आर्मी, इंडिया हैज एन आर्मी, हम कहना चाह रहे हैं भारत के पास एक सेना है। हिंदी में हमारे दिमाग में हमें लगा ठीक है भारत के पास एक सेना है, इंडिया हैज एन आर्मी, इंडिया हैज एन आर्मी, तो ये सरासर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आर्मी और सोल्जर में अंतर है। आर्मी का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ, ए बटालियन ऑफ, जो भी कह लें, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कि जो सैनिकों का समूह है, जवानों का जो समूह है, उसको हम आर्मी कहते हैं। यहां कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, कई लोग आर्मी की जगह सोल्जर का इस्तेमाल कर देते हैं, सोल्जर की जगह आर्मी का इस्तेमाल करते हैं, और आर्मी वर्ड का कई लोग मिस यूज कर देते हैं। जैसे कोई आपके गांव में, हमारे गांव में अगर कोई सेना में है और वो हमारे गांव में वापस आया, छुट्टी पर आया, तो कई लोग लापरवाही से बोलते हैं आर्मी आ गया है, आर्मी छुट्टी पे आया है। तो आर्मी छुट्टी पे नहीं आया है, सोल्जर छुट्टी पे आया है, सैनिक छुट्टी पे आया है, जवान छुट्टी पे। आ रही आवाज? आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है। नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो आर्मी का जो मतलब है, आर्मी का जो मतलब है ये है कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो सैनिकों का जो समूह है, सैनिकों का जो समूह है, उसे हम आर्मी कहते हैं। तो हमारे गांव में अगर कोई आया भी होगा तो कौन आया होगा? इंडिया हैज एन आर्मी, इंडिया हैज एन आर्मी, इसमें गलती क्या है कि आर्मी के पहले जो एन लगाया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्मी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी में ही समझने में दिक्कत करते हैं, हिंदी में ही समझने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जहां हमें आर्मी कहना चाहिए उसको हम लोग सोल्जर समझ लेते हैं, जहां सोल्जर समझना क्या वहां आर्मी समझ लेते हैं। यानी हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज करने के चक्कर में कई बार गलती हो जाती है। हिंदी में
इंग्लिश के वर्ड यूज करने के चक्कर में अक्सर गलती हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है। जैसे हमें कहना चाहिए कि हमारे गांव में तो कोई आया, छुट्टी पर आया, तो हमारे गांव में तो फौजी आया। ये तो नहीं कहेंगे फौज आया, हिंदी में बोलेंगे तो गलती होगी नहीं, हम तो फौज आ गया, फौज आ गया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि फौज आ गया तो वो भी गलती बोल रहा है। हमें क्या कहना चाहिए? फौजी आ गया है। क्या कहना चाहिए? फौजी आ गया। फौज आ गया, ये तो कहना ठीक नहीं है। इस तरह से अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सोल्जर आ गया है, जवान आ गया है, सैनिक आ गया है। ये कहना कि आर्मी आ गया है, सेना आ गया, मान हमारे गांव में कोई सैनिक आया है तो हम सैनिक कहेंगे ना, सैनिक आया। सेना कैसे आ जाएगी? सेना का मतलब तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ढेर सारे अगर सोल्जर्स आ जाते हैं तो एक बात भी बनती है कि सेना आ गई, मतलब कोई दंगा हो गया, झगड़ा हो गया, बहुत बड़ी समस्या हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि ढेर सारे जो है सैनिकों को एक साथ बुलाया जा सकता है। तब क्योंकि हमारे गांव में सेना बुला ली गई कि स्थिति जो है, बाढ़ आ गया है या कोई भयंकर आग लग गई है, कोई इस तरह कोई दुर्घटना घट गई है, तो स्थिति नियंत्रण में है, तो उसको संभालने के लिए हमने सेना बुला लिया है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स बुला लिया है। तो सेना और सैनिक में डिफरेंस रखता है। तो आर्मी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर। जितने भी भारत में सैनिक हैं उन सभी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। जितने भी सैनिक है सबके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। तो इंडिया हैज एन आर्मी, तो इसमें गलती है, एन नहीं होना चाहिए। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसके पहले एन की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको और लोग को बताता हूं, आप लोग समझिएगा कि ये कई बार क्वेश्चन में आता है और कई लोग समझिए, जो ज्वेलरी वर्ड है, ज्वेलरी, ये कई लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ज्वेलरी कॉमन नाउन है कि क्या है। तो ज्वेलरी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है, इसको समझिए और अच्छी तरह समझिए। कई बार क्वेश्चन में पूछा और कई लोग भूल जाते हैं। ज्वेलरी वर्ड जो है ये ज्वेल के कलेक्शन को कहते हैं। ज्वेल, ज्वेल का मतलब क्या हुआ? आभूषण। तो ढेर सारे जो ज्वेल्स हैं, ए लॉट ऑफ ज्वेल्स, ए लॉट ऑफ ज्वेल्स, कि ढेर सारे अगर गहने हैं, ढेर सारे गहने अगर एक साथ हैं तो उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? ज्वेलरी। और ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछा था, JEWELLERY, ज्वेलरी। ये स्पेलिंग करेक्शन में भी बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ज्वेलरी का मतलब है जितने भी आपके पास गहने हैं सबको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? ज्वेलरी, यानी ऑर्नामेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण। तो सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, सारे जो आभूषण हैं, सारे जो ज्वेल्स हैं, उनको कलेक्टिवली एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? ज्वेलरी कहते हैं। अब इसको जब दूसरे एग्जाम्पल समझो, जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो जब एग्जाम देने के लिए जाते हो, जैसे बोर्ड वगैरह के एग्जाम में ऐसा होता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसा होता है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। क्या किया जाता है कि नो ज्वेलरी अलाउड, नो ज्वेलरी अलाउड, कि आप ज्वेलरी पहन के एग्जाम देने नहीं आ सकते। ठीक है, ज्वेलरी पहन के एग्जाम देने नहीं आ सकते। एग्जाम में तो ये लिखा रहता है, ज्वेलरी पहन के नहीं आ सकते आप। ठीक है, तो सपोज करो कि किसी लड़की को मन हुआ कि हम सिर्फ नाक का एक नोज पिन जो पहन के चले जाएं, या किसी को लगा कि सिर्फ हम अंगूठी पहन के चले जाएं, या किसी को लगा कि सिर्फ हम ईयर पिन पहन के चले जाएं। ठीक है, और वो नोज पिन पहन रखी थी, तो सामने वाले एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मना कर रखा, नो ज्वेलरी अलाउड, ज्वेलरी लेकर नहीं आना है, तो तुम नाक में ये कैसे पहन के आ गई, जाओ वापस, तुमको एग्जाम देने नहीं जाएंगे देने। तो वो लड़की क्या कहे, सॉरी ज्वेलरी थोड़ी है, ये तो बस एक है, ये ज्वेलरी थोड़ी हो, आपने तो कहा ज्वेलरी, हम तो बस एक पहन के आए। या कोई कह रहा है ईयर रिंग पहन के आए, हम ज्वेलरी पहन के थोड़ी आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो नोज पिन है वो ज्वेलरी का एक पार्ट है, चाहे ईयर पिन है वो ज्वेलरी का पार्ट है, चाहे ब्रेसलेट है वो ज्वेलरी का पार्ट है, चाहे नेकलेस है वो ज्वेलरी का पार्ट, यानी सारी चीजें मिलकर ज्वेलरी है। सारी चीज मिलकर क्या है? ज्वेलरी। यानी जितने भी ऑर्नामेंट्स है सबको कलेक्टिवली एक साथ क्या कहा गया? ज्वेलरी कहा गया। सबको क्या कहा गया? एक साथ ज्वेलरी कहा गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है और लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ज्वेलरी कलेक्टिव नाउन है। ढेर सारे ज्वेल्स के समूह को, ढेर सारे ऑर्नामेंट के समूह को हम क्या कहते हैं? ज्वेलरी कहते हैं। तो ज्वेलरी, ये लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये सारे के सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ये ध्यान रखना। पीपल, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, कटलरी, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना।
लिख ही देता हूं मैं ताकि ध्यान रहे आपको कि अगर हम लिख रहे हैं फर्नीचर, कोई पूछे ये कौन सा नाउन है, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, कटलरी, ठीक है, सीनरी, ज्वेलरी, तो इन सब को आप कहोगे कलेक्टिव नाउन। पोएट्री, क्योंकि ये सब वो वर्ड है जो एग्जाम में बार बार पूछेगा, तो ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है, इस पर ध्यान रखना। फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी का सामान, कई जगह हिंदी में इसको कहते हैं उपस्कर, लिखा जाता है उपस्कर, उपस्कर, तो उपस्कर ही ऐसा वर्ड है जो लगेगा हिंदी में भी क्या है, टेढ़ा ही वर्ड है। तो फर्नीचर लकड़ी के से, लकड़ी का कोई भी सामान है तो उसको फर्नीचर कहते हैं। लगेज मतलब सामान, आपको पता ही लगेज है। बैगेज, बैगेज मतलब सामान बैग वैग रखता है। क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होता है, तो जो किचन के आपके सामान है, बर्तन वगैरह जो होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसको कहते हैं क्रॉकरी। किचन में जो सामान यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रॉकरी, किचन में यूज करने वाला। कटलरी, कटलरी में क्या होता है, जैसे खाने हुए जो हम लोग स्पून का यूज करते हैं या कई अलग अलग आइटम का इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कटलरी, वो भी सामान ही है, खाने पीने में यूज करते हैं हम लोग। सीनरी, सीनरी का मतलब क्या है, दृश्य। ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब क्या है, आभूषण, ढेर सारे आभूषण के समूह को ज्वेलरी कहते हैं। पोएट्री, पोएट्री का मतलब क्या, ढेर सारे कविताओं को क्या कहते हैं, पोएट्री क्या है, ग्रुप ऑफ पोएम्स, कि ढेर सारे पोएम्स जो इकट्ठे हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, जैसे आपके बुक में रहता है पोएट्री, और पोएट्री के नीचे क्या रहता है, पोएम्स, यानी पोएट्री हेडिंग लिखा है और ढेर सारे पोएम्स लिखे रहते हैं। तो अलग अलग जो एक एक पीस करके वो पोएम्स है और सबको मिला दिया तो क्या हो गया, पोएट्री हो गया। यानी जितने पोएम्स है उसको सामूहिक रूप से हमने क्या कहा, पोएट्री का, और एक एक करके जो कई हो गए वो क्या हो गए, पोएम्स हो गए। सामूहिक रूप से सारे क्या हो गए, पोएट्री हो गए, और एक एक करके सबकी बात किया तो क्या हुआ, पोएम हो गए। तो इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखना, ये सारे के सारे कलेक्टिव। कोई पूछे कि ये कौन सा नाउन है तो फटाक से बता देना ये कलेक्टिव। एग्जाम में ये पूछ सकता है, फटाक कोई भी पूछ सकता है इसमें कोई वर्ड कौन सा नाउन है। एक तो पहले तो नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कलेक्ट, जैसे हम लिखते हैं आई हैव रेड, आई हैव रेड अ पोएट्री, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। आई हैव रेड अ पोएट्री आपने लिखा, ये बिल्कुल गलत हो गया। पोएट्री पर ये लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा ये कि आई हैव रेड, इसको बदल के क्या करना, अगर आपने गिना ही एक चीज पढ़ा, आपने पढ़ा तो है, तो एक चीज जो पढ़ा एक को, वो पोएम था, ठीक है। आई हैव रेड अ पोएम, कि आपने जो पढ़ा वो क्या था, पोएम था। पढ़ा, पोएट्री को तो हम लोग जितने भी दुनिया के पोएम है सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पोएट्री। तो सारी पोएट्री तो हम पढ़ ही नहीं सकते, सारे पोएम्स को हम दुनिया के कहाँ पढ़ेंगे। तो हम तो एक को पढ़ेंगे, दो को पढ़ेंगे, 10 को पढ़ेंगे, 50 को पढ़ेंगे, 100 को पढ़ेंगे, 200। तो जो 200 हम पढ़ रहे हैं वो 200 पोएम्स है, ठीक है, ठीक है। और बाद में हम ये कह सकते हैं हमने कुछ पोएट्री पढ़ रखा है या कुछ पोएम्स पढ़ रखा है, ये कह सकते हैं। या हमने क्या दिया, यू हैव अ लगेज, तो यू हैव अ लगेज अगर हम कह रहे हैं तो ये क्या है, ये भी गलत है। ए बी सी कर रहे हैं, ए नहीं होना चाहिए, बी पार्ट में गलती हो गई, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बी पार्ट में कर दिया, इससे यू को, ए को यहाँ पे अलग कर दिया, कि हमने क्या कह दिया, यू हैव अ लगेज, क्या गलत। तो कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर हमारे पास है तो कलेक्टिव नाउन को हम लोग सामान्य तौर पर, कलेक्टिव नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना कि कोई कलेक्टिव नाउन हमारे पास है तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा रूल इसी में है, सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल है, सेकेंड, एक कलेक्टिव नाउन, आप चाहे कलेक्टिव नाउन लिखिए चाहे नाउन ऑफ कलेक्शन लिखिए, जो आपकी मर्जी हो लिख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन या नाउन ऑफ कलेक्शन इज नॉट मेड प्लूरल, कि जो कलेक्टिव नाउन है या नाउन ऑफ कलेक्शन जो है
उसको हम लोग प्लूरल भी नहीं बनाते। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए आराम से। ए कलेक्टिव नाउन इज नॉट मेड प्लूरल। ए कलेक्टिव नाउन इज नॉट मेड प्लूरल, या नाउन ऑफ कलेक्शन इज नॉट मेड प्लूरल। कि नाउन ऑफ कलेक्शन जो है उसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। नाउन ऑफ कलेक्शन इज नॉट मेड प्लूरल, या कलेक्टिव नाउन इज नॉट मेड प्लूरल। कि कोई अगर कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल भी नहीं बनाते। कलेक्टिव नाउन को हम लोग प्लूरल भी नहीं बनाते, कलेक्टिव नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता। क्लियर है? कलेक्टिव नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसलिए अगर कोई ये लिखेगा ऐसे कर दिया, आई हैव read a lot of poetries, और लिखा नो एरर, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ पोइट्रीज। तो ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? कि पोइट्री है, पोइट्री तो पोइट्री कलेक्टिव नाउन है। सारे पोएम्स को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? जैसे हिंदी में कहते हैं कविता और काव्य। तो कविता क्या है? काउंटेबल नाउन है। आपके बुक में कितने कविता है उसको गिन सकते हैं। तो कविता काउंटेबल नाउन है, पोएम काउंटेबल नाउन है। हम कहते हैं काव्य। तो जितने भी पोएम्स है उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? एक साथ क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, पोएट्री कहते हैं। तो इस बात को समझना है, इस बात को जानना है, इस बात को समझना है, इस बात को जानना है। ठीक है? इस बात को समझना है और इस बात को जानना है कि आई हैव रेड अ लॉट ऑफ पोएट्रीज, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ पोएट्रीज। ठीक है? आई हैव रेड अ लॉट ऑफ पोएट्रीज। यहां तक क्लियर हो गई बात? तो पोएट्रीज की जगह पर यहां क्या लिखना पड़ेगा? आपने ढेर सारा पढ़ा है तो ढेर सारा क्या पढ़ेगा? पोएम पढ़ा होगा तो हमें क्या लिखना चाहिए? आई हैव रेड अ लॉट ऑफ पोएम्स। या कल को सेंटेंस ऐसे लिख दे कि इंडिया हैज ए लॉट ऑफ आर्मीज, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ आर्मी। तो ये आर्मीज ऐसा तो सही हो जाएगा क्या? इंडिया हैज अ लॉट ऑफ आर्मीज तो नहीं होगा। आर्मी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? आर्मी ही होगा। चाहे कम है, हाँ अगर हमको प्लूरल लिखना इंडिया हैज अ लॉट ऑफ सोल्जर्स कर सकते थे, जैसे हमने वहां पोएम कह दिया तो कर देंगे। या इसमें भी ये जो क्वेश्चन लिखा था इसमें भी हम क्या कर सकते थे? आई हैव रेड ए लॉट ऑफ पोएट्री लिख सकते थे, सिंगुलर कर देते कि हमने ढेर सारा बहुत काव्य पढ़ रखा है, काव्य। पोएट्री कर देते लॉट ऑफ पोएट्री, क्योंकि पोएट्री सिंगुलर तो यूज हो सकता है। या हमने जैसे कर दिया, यहाँ पर लिख दिया ये इंडिया हैज अ लॉट ऑफ आर्मी, कि भारत के पास बहुत बहुत आर्मी है। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, उसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लॉट ऑफ तो हम लिख ही सकते हैं। या अगर हमको प्लूरल ही लिखना था तो हम क्या लिख सकते थे? सोल्जर्स, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ सोल्जर्स। तो कलेक्टिव नाउन जो वर्ड यूज करते हैं तो कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते। या तो कलेक्टिव नाउन को हटाकर कलेक्टिव नाउन जिससे बना है वो लिख देते हैं। जैसे क्राउड है तो क्राउड को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, लेकिन क्राउड जिससे बना हो तो प्लूरल बन सकता है। मैन, वुमेन, ये तो प्लूरल बन ही सकता है। जैसे हम कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक को हम प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन फ्लॉक जिससे बना है शिप से, SHIP शिप, उसको तो हम प्लूरल बना ही सकते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ आर्मीज, तो ये क्या गलत है? हमने कहा यू हैव बॉट ए लॉट ऑफ फर्नीचर्स, a lot of furnitures, कि you have bought a lot of furnitures, A, B और C, और फिर कहा नो एरर, D। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखिए कई बार पूछा हुआ है, ढेर सारा बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, अक्सर पूछता रहता है, बार बार पूछता रहता है। तो यू हैव बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, कि तुमने ढेर सारे फर्नीचर्स खरीद रखे, तुमने ढेर सारे फर्नीचर्स खरीद रखे। तो इसमें क्या गलती हो रही है? हमें फर्नीचर्स लिखने की जरूरत नहीं थी, फर्नीचर्स लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या होता है? लॉट ऑफ फर्नीचर। यानी कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको हम लोग कभी प्लूरल नहीं बनाते। कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको नॉर्मली हम लोग प्लूरल
नहीं बनाते। तो अभी हमने कलेक्टिव नाउन के जो 5 फीचर्स थे, कलेक्टिव नाउन के जो 5 फीचर्स थे, उसमें से हमने 5 गोल्डन रूल्स कहते हैं जिससे कि एरर बनता था। और ये सारे वो क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे, यानी कि मैं अभी लिख रहा हूँ और आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो पहले हम टेक्निकली नहीं समझ पाते थे कि ये क्यों जो है इसको प्लूरल नहीं बनाते, क्यों इसको प्लूरल, क्यों इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। हम नहीं लिख सकते आई हैव अ फर्नीचर, हम नहीं लिख सकते आई हैव अ ज्वेलरी, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते आई हैव अ ज्वेलरी, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ज्वेलरी क्या कलेक्टिव नाउन है। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो कलेक्टिव नाउन्स को सबसे पहले क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन किसी एक का नाम नहीं है बल्कि कई एक जैसी चीजों के समूह का नाम है। कलेक्टिव नाउन में क्या ध्यान रखना है सबसे पहले, कलेक्टिव नाउन एक जैसी कई चीजों के समूह का नाम है। एक जैसी कई चीजें अगर एक साथ आकर एक यूनिट बना देती है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर अगला ध्यान में क्या रखना है कि कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ कभी आर्टिकल नहीं लगाते, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना कि कोई भी अगर कलेक्टिव नाउन है हमारे पास, कोई भी अगर कलेक्टिव नाउन हमारे पास है, तो उस कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल भी नहीं बनाते। कि फर्नीचर है तो हम फर्नीचर्स लिख दे, लगेज है तो लगेज लिख दे, कि ढेर सारा लगेज है तो ए लॉट ऑफ लगेजेस लिख दे, ए लॉट ऑफ बैगेजेस लिख दे, ए लॉट ऑफ कॉकरेज लिख दे, एक लॉट ऑफ सीनरीज लिख दे, ये सब नहीं होता है। यानी कलेक्टिव नाउन को नॉर्मली हम प्लूरल भी नहीं करते, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम हो चाहे ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो ये 2 फीचर जो है कलेक्टिव नाउन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे तो गोल्डन रूल्स लिख रहे हैं, इसका मतलब हर एक फीचर जो है क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक फीचर इंपॉर्टेंट है, हर एक फीचर जरूरी है, हर एक फीचर से आपको क्या एरर बनना है, हर एक फीचर से, और बनता है। और मैं ऐसा नहीं कि आपको सेंटेंस, मैं हर एक रूल का आपको सेंटेंस दिखा रहा हूँ कि कैसे सेंटेंस आ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एकदम आराम से पता चल जाएगा कहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जो चीजें एग्जाम में आ रही है हम लोग उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी के आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो कभी कभी हम लोग डीप में जाके पढ़ते हैं, कुछ गहराई में जाके पढ़ते हैं, ये भी है। तो वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा इंफॉर्मेशन बेहतर हो, अच्छा हो, और हम कभी फंसे ना, हम कभी फंसे ना। तो नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट जो 3 रूल्स बचता है वो नेक्स्ट क्लास में हम सारे 3 रूल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सारे रूल्स को डिस्कस कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा कलेक्टिव नाउन खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रॉपर नाउन बहुत टाइम टेकिंग होता है। प्रॉपर नाउन के बाद जो सारे नाउन होते हैं वो 1 से 2 क्लास में खत्म होने लगता है। अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको नाउन आएगा, थोड़ा सा मटेरियल नाउन, थोड़ा सा उसमें लगता है, उसको थोड़ा सा पढ़ने में समय लगता है। तो अब सारे नाउन जो है आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन बनाना एकदम आसान होता है, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन बनाना नहीं है, बस एक कंसेप्ट को ठीक से समझना है। कंसेप्ट को अगर आपने ठीक समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसका फटाफट जो है मैं आपको बना दे रहा हूं PDF।